Hello aspirants, how are you? I hope you are fine. तो जो एक मुझे कुछ रिक्वेस्ट मिली हैं, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशंस मिली हैं कि सर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए इकोनॉमिक्स का। तो मेरी आज की क्लास है वो इंट्रोडक्शन पर रहेगी और फिर हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर बात करेंगे और उसके बाद हम नेशनल इनकम या फिर बैंकिंग सिस्टम पर बात करेंगे, राइट। तो आज की जो क्लास होने जा रही है दैट इज़ बेसिकली ऑन इंट्रोडक्शन। बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशंस एंड रिक्वेस्ट आई हैं हमारे मित्रों की, क्योंकि ये चैनल है वो आप लोगों के लिए हैं, ये चैनल है वो नॉलेज गिवर्स के लिए हैं, नॉलेज टेकर्स के लिए हैं, आप सब के लिए हैं। इट्स नॉट फॉर मी अलोन, ये मेरे अकेले के लिए नहीं है, ये सब का चैनल है। जो जिनको जो नॉलेज चाहिए होता है वो अपना व्यू रखते हैं और हम उसको फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें कुछ रिक्वेस्ट आई हैं अपने फ्रेंड्स की, तो मैं बता देता हूँ इकोनॉमिक्स होता क्या है। इकोनॉमिक्स को हिंदी में अर्थशास्त्र कहते हैं। ओके, ये इकोनॉमिक्स कैसे बना, क्या चीज़ क्या है, मसला क्या है। ये ओइकोच प्लस नोमोज दो ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज, यूनानी भाषा के दो शब्द हैं, ग्रीक वर्ड्स। ओके, यूनानी भाषा के शब्द हैं। ओइकोच का अर्थ होता है हाउस होल्ड, नोमोज का अर्थ होता है टू बी मैनेज्ड और टू बी रूल्ड। कि एक हाउस होल्ड को, एक परिवार को, फैमिली को, इंडिविजुअल को, फैमिली को किस प्रकार से आप मैनेज करते हो और उन पर किस प्रकार से अपने मतलब वो घर को किस प्रकार से आप चलाते हो, बेसिकली बात ये, ठीक है। ओइकोच प्लस नोमोस, these words are derived from Greek language which means household to be managed और household to be ruled। oikos and nomos दो वर्ड्स हैं, ठीक है। तो इसका अर्थ ये, इस देखिए कि जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स किस पर आधारित है, बेसिकली स्कैरसिटी पर, दूसरी साइड प्रोडक्शन, इस रिसोर्सेज आर स्केर्स एंड दूसरी साइड योर वांट्स आर अनलिमिटेड। तो दो फैक्टर है वो इकोनॉमिक्स को प्रभावित करते हैं, दे अफेक्ट इकोनॉमिक्स। वो कौन कौन से हैं? रिसोर्सेज आर स्केर्स, संसाधन दुर्लभ है, और दूसरी साइड योर वांट्स आर अनलिमिटेड, योर डिजायर्स आर अनलिमिटेड। इसी पे पूरा फंडा चलता है, ठीक है। रिसोर्सेज आर व्हाट, स्केर्स, वांट्स आर अनलिमिटेड, और अनलिमिटेड वांट्स को स्केर्स रिसोर्सेज से किस प्रकार से हमें, मतलब कम से कम हमें सेटिस्फेक्शन किस प्रकार से देना है, किस प्रकार से हमें मैनेजमेंट करना है, वही इकोनॉमिक्स है, राइट। आप एक हाउस होल्ड हैं, आपकी मान लो कोई मंथली इनकम है लेट्स से 50,000 रुपीज़, ओके, और 50,000 रुपीज़ हैं, उसमें आप ये देखेंगे क्या हो रहा है, बेसिकली 50,000 रुपीज़ में ये होता है कि ऐसा तो नहीं है कि 50,000 रुपीज़ जैसे ही आया आपने सारा का सारा जो पैसा है वो एक ही रिसोर्स पर लगा दिया। नो, you will purchase all requisites of your need, ठीक है। आपकी जो ज़रूरत है उसकी रिक्वायरमेंट्स की जितनी भी रिक्विजिट्स हैं, जो सामग्री है, उस सब को थोड़ा थोड़ा करके खरीदोगे। you will go for everything, you won't purchase a single thing, right, you will not go for a single thing only।
राइट। एक सिंगल थिंग खरीदने के लिए आप नहीं जाओगे कि नहीं 50,000 रुपये आया, इस बार मैं सारी की सारी चीनी खरीद लूँगा, अगली बार मैं टी लीव्स खरीद लूँगा, चाय पत्ती वगैरह। ऐसा नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा सबको खरीदा जाता है। एक मैनेजमेंट होता है कि फैमिली को किस प्रकार से चलाया जाना है। बिकॉज यू हैव स्केर्स रिसोर्सेज, योर इनकम इज लिमिटेड बट योर वांट्स आर अनलिमिटेड। उनको किस प्रकार से फुलफिल करना है, स्केर्स रिसोर्सेस हैं उनको किस प्रकार एलोकेट करना है, किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट करना है कि दे मे गिव यू मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, दे मे गिव यू मच मोर यूटिलिटी। ओके, तो इस बात को ध्यान में रखना है। ओके, तो वही आपका इकोनॉमिक्स है। अब देखिए होता क्या है, अब हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स हमने देख लिया कि दो ग्रीक वर्ड से बना है, ओइकोज प्लस नोमोच, और ओइकोज प्लस नोमोस को मिलाने से ओइकोनोमिया बनता है, राइट। और धीरे धीरे जनरल पार्लेंस में हम इसको इकोनॉमिक्स कहना शुरू कर दिए। इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस का मतलब कोई अलग से सेपरेट सब्जेक्ट नहीं था। इट वॉज नॉट ए सेपरेट डिसिप्लिन बिफोर द पब्लिकेशन ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस ऑफ एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, अर्थशास्त्र के जनक। क्लासिकल पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑल्सो, स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ। ठीक है, एडम स्मिथ इनके द्वारा 1776 में एक बुक पब्लिश हुई थी, एन इंक्वायरी into nature and causes of the wealth of nations। ये बुक पब्लिश हुई, हम जनरली इसको क्या बोलते हैं, द वेल्थ ऑफ नेशंस, इतना ही। ठीक है, इस बुक के पब्लिकेशन के साथ ही इकोनॉमिक्स एक अलग डिसिप्लिन हो गया, अर्थशास्त्र एक अलग सब्जेक्ट हो गया, अलग विषय हो गया। इससे पहले इकोनॉमिक्स वॉज ए सब्जेक्ट ऑफ सोशल साइंस। मीन्स ये सोशल साइंस का तो अभी भी मानते हैं, लेकिन एक सोशल साइंस के दूसरी डिसिप्लिन है, उसके अंतर्गत ही इसको देखा जाता था। इसका कोई अलग से वैसे नाम नहीं था कि ये एक इकोनॉमिक्स अलग से सब्जेक्ट है, इसकी कोई अलग बुक है, ऐसा नहीं था, राइट। तो ये पब्लिकेशन हुआ, उसके बाद इकोनॉमिक्स को भी एक अलग सब्जेक्ट होने का मतलब मिला, एक अलग सब्जेक्ट होने का जो खिताब है वो मिल गया, और ये एक अलग सब्जेक्ट के रूप में पहचान बनाने लगा। ठीक है, तो इस प्रकार से एडम स्मिथ के अनुसार इकोनॉमिक्स क्या है, अकॉर्डिंग टू फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, वेल्थ ऑफ नेशंस, साइंस ऑफ वेल्थ, धन का विज्ञान, साइंस ऑफ वेल्थ, धन का विज्ञान। ये वेल्थ कहां से लिया, यहीं से अपने बुक के टाइटल से यहां घुसेड़ दिया है। ठीक है, तो इसी पे बेसिकली तो इन्होंने इनका क्रिटिसिज्म भी होता है, क्रिटिसाइज्ड बाय अल्फ्रेड मार्शल। देन तो अल्फ्रेड मार्शल बोलते हैं कि इन्होंने वेल्थ ऑफ नेशंस और वेल्थ पर, मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर ज़्यादा कंसंट्रेट किया है, और इस प्रकार से। तो जो एडम स्मिथ आते हैं वो भी फिर इसकी डेफिनेशन देते हैं, वो वेलफेयर पे देते हैं कि जो हमारे पास रिसोर्सेस हैं, रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन करके एक इंडिविजुअल या फिर पूरा समाज या सोसाइटी किस प्रकार से जो आपको दिए गए रिसोर्सेस हैं उनसे वेलफेयर को प्राप्त करती हैं। तो W2W वेल्थ टू वेलफेयर की ओर हमारा जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है वो शिफ्ट होती है। ये अल्फ्रेड मार्शल ने दी थी। ठीक है, वेलफेयर की ओर जाती है। उसके बाद काफ़ी इकोनॉमिस्ट आते हैं
जैसे आपके रॉबिन्स है वो स्कैरसिटी पर कंसंट्रेट करते हैं, स्कैरसिटी क्रिएट्स प्रॉब्लम इन द इकोनॉमी, और उसके बाद अबेंडेंस पर भी बात होती है। जैसे साइमुल्सन जैसे इकोनॉमिस्ट है वो अबेंडेंस पे बात करते हैं कि अबेंडेंस से भी प्रॉब्लम हो सकती है अर्थव्यवस्था में, ठीक है। तो इस प्रकार से अलग अलग इकोनॉमिस्ट अलग अलग प्रकार की डेफिनेशंस देते हैं। चाणक्य हैं हमारे, उन्होंने भी डेफिनेशन, उनके अनुसार भी साइंस ऑफ वेल्थ है, धन का ही विज्ञान है अर्थशास्त्र। अर्थ यानी वित्त, शास्त्र यानी अध्ययन, वित्त का अध्ययन क्या होता है, धन का अध्ययन क्या होता है, अर्थशास्त्र कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अलग अलग इकोनॉमिस्ट अलग अलग प्रकार से डिफाइन इसको किया है। कहीं न कहीं इसकी जड़ें हैं वो वेल्थ है, वेलफेयर है, या स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस है, या ओवर प्रोडक्शन है, या डिस्ट्रीब्यूशन है, या एलोकेशन है, एक्सचेंज है, इन बातों पे ही घिरी रही है, राइट। तो डेफिनेशन कहीं न कहीं कहाँ पे रही है, प्रोडक्शन पर रही है, डिस्ट्रीब्यूशन पर रही है, एक्सचेंज पर रही है, वेल्थ पर रही है, वेलफेयर पर रही है। तो इस प्रकार से ये कहीं न कहीं इन चीज़ों के इर्द गिर्द ही आपको अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग वे में इनको इसको डिफाइन किया है, लेकिन बात कहीं न कहीं जो मैंने बोली थी वह उनमें से एक या दो अपनी डेफिनेशन में वहाँ पे आप पा सकते हो, ठीक है। अब देखेंगे हम फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होती है। फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, how do you define economics? According to you, what is economics? Functional definition of economics. अर्थशास्त्र की क्रियात्मक परिभाषा। ये क्या होती है? तो इसके लिए आपको कुछ चीजें जाननी पड़ेगी, जैसे प्रोडक्शन मीन्स उत्पादन, कंजप्शन मीन्स उपभोग, एक्सचेंज विनिमय, एलोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, एलोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन यानी आवंटन, वितरण, ये चीजें आपको जाननी पड़ेगी। ब्रांच ऑफ सोशल साइंसेस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, कंजप्शन, एक्सचेंज एंड एलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज इकोनॉमिक्स, ठीक है। अर्थशास्त्र की वो शाखा जो उत्पादन, उपभोग, विनिमय, आवंटन और वितरण का अध्ययन करता है वो अर्थशास्त्र कहलाता है, ठीक है। अब देखिए उत्पादन क्या होता है। उत्पादन क्या है? इनपुट्स को आउटपुट्स में बदल देगा विद द हेल्प ऑफ मशीन, विद द हेल्प ऑफ टेक्निक्स, दैट इज प्रोडक्शन, ठीक है। इनपुट जाएगा मशीन के अंदर, आउटपुट निकल आएगा। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मशीन है वो पेट्रोल या डीजल से चले। गांधी जी का चरखा भी मशीन थी। मशीन ने क्या किया, जो होता था वो ऊन, उसको कच्चा माल था, उसको उससे स्पिन किया जाता था और फाइनल गुड में बना दिया जाता। उसके बाद अलग मतलब आउटपुट हो जाता। उसके बाद उसका कपड़ा जो भी बनाना है वो आगे के प्रोसेस में हो जाता। व्हाट इज कंजप्शन? कंजप्शन मीन्स यू आर satisfied with what you have eaten, that is consumption. You are satisfied, you got utility what you have eaten,
जिसको आपने खाया, जो खाया है उससे आपको यूटिलिटी प्राप्त हुआ है, कंजप्शन या सेटिस्फेक्शन प्राप्त हुआ है, वो आपके लिए क्या है, कंजप्शन है। उपयोगिता मिलना बहुत जरूरी है, तब जाके कंजप्शन। आपको कोई जबरदस्ती से जहर खिलाए तो वो कंजप्शन नहीं है, आपकी इच्छा से खाओगे तो वो कंजप्शन है। मेरा मतलब आप सिगरेट पीते हो तो भी, मतलब नहीं पीते हो और आपको जबरदस्ती से कोई पिला दे तो वो क्या है, दैट इज नॉट कंजप्शन। आप अपनी इच्छा से पी रहे हो तो दैट इज कंजप्शन। ओके, तो कंजप्शन क्या है? कंजप्शन करने वाला हिंदी में होता है उपभोक्ता, और इंग्लिश में होते हैं दो, कस्टमर एंड कंज्यूमर। जो कष्ट से मर जाते हैं वो कस्टमर कहलाते हैं, और जो कंज्यूम करके मरते हैं वो कंज्यूमर्स कहलाते हैं। ऐसा नहीं, कस्टमर कौन होता है? जो सर्विसेज का उपभोग करता है, यानी इनविजिबल एंड इंटेंजिबल गुड्स का यूज करता है। ये विजिबल्स एंड टेंजिबल, टेंजिबल यानी छूने योग्य, विजिबल यानी दृश्य, देखने योग्य। इन वस्तुओं का कोई उपभोग करता है, जैसे आपने समोसा खाया, कचौड़ी खाई, मिठाई खाई, दैट इज विजिबल एज वेल एज टेंजिबल। आप छू सकते हैं कि सॉफ्ट है कि नहीं है, इसके लिए आप कंज्यूमर हो। कस्टमर किसके लिए? जैसे आपने मोबाइल रिचार्ज करवाया, मोबाइल रिचार्ज को आप ऐसे नहीं देख सकते कि उसका कलर क्या है। मोबाइल रिचार्ज का, मोबाइल रिचार्ज 200 वाला कितना छोटा होता है और 500 वाला कितना बड़ा होता है। यू कैन नॉट सी, लाइक 200 वाला रिचार्ज तो इतना सा आया, 500 वाला इतना आ गया, आप ऐसे नहीं कर सकते, बिकॉज दैट इज नॉट विजिबल टू यू। ठीक है, एंड ऑल्सो इंटेंजिबल, you cannot touch recharge. Yes, recharge is coming from there, I have to touch it, yeah it's coming। उसके बाद आपका फोन इधर है, भाई साहब को कहा है रिचार्ज करिए, फोन आ रहा है, फोन इधर पड़ा है, रिचार्ज आ रहा है उधर से, आपने ऐसे हाथ आगे कर दिया, रिचार्ज यहाँ से बंद हो गया कि यार इसको कैसे पार करें। ऐसा नहीं है, राइट? तो ऐसा भी आप देख सकते हैं। तो वो टेंजिबल नहीं, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, कब साला फोन के अंदर घुस गया, है ना? तो वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, दैट्स व्हाई दैट इज मतलब आप छू ही नहीं पा रहे हैं, ना ही उसको देख रहे हैं। आपके लिए एक तो इनविजिबल है, दूसरा इंटेंजिबल है, आपने छू नहीं सकते। वैसे नहीं कह सकते कि वो इट्स अ टू हॉट रिचार्ज, इट्स अ टू कोल्ड, ऐसा नहीं कह सकते, राइट? और ऐसा भी नहीं आपने सोचा होगा मोबाइल जैसे ही रिचार्ज करवाया आपका मोबाइल का वजन बढ़ गया, आपकी पैंट की जेब है वो नीचे जाने लग गई, अरे यार 1.5 किलो बढ़ गया, ऐसा भी नहीं होता है, राइट? तो उसके लिए आप क्या हो, कस्टमर। जैसे आपके फोन पे में पैसा आया, तो ऐसा थोड़ी होगा कि फोन पे में पैसा आया तो आपके फोन का वजन बढ़ने लग गया, 1 लाख रुपया आ गया, अब फोन तो बाहर दिखने लग गया, रुपए बाहर निकल रहे हैं, मेरा फोन तो छोटा है, इसमें कैसे आएंगे इतने? तो ऐसा नहीं होता, राइट? तो कंज्यूमर किसके लिए हो आप? विजिबल एंड टेंजिबल के लिए। कस्टमर इनविजिबल एंड इंटेंजिबल गुड्स के लिए, जिसको आप देख नहीं सकते, वो छू नहीं सकते, राइट? विनिमय, विनिमय का आज की दुनिया में तो इसका मीनिंग बहुत बड़ा हो गया है, विनिमय कई प्रकार का हो चुका है, लेकिन हम शुरू से देखा जाए तो एक बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम में आप देखेंगे तो क्या सिस्टम था बेसिकली, और बार्टर सिस्टम है वो चला क्यों गया? बार्टर सिस्टम यानी वस्तु के बदले वस्तु। उस समय सर्किट क्या था? सी, कमोडिटी के बदले कमोडिटी, यानी वस्तु के बदले वस्तु। उस समय तो इस
एक्सचेंज इस प्रकार से होता था, बार्टर मतलब आपको गेहूं चाहिए तो आप बाजरी किसी और को दोगे या उसके स्थान पर चावल दे रहे हो, राइस, यू आर एक्सचेंजिंग राइस, यू आर गिविंग राइस एंड टेकिंग व्हीट फ्रॉम देयर, ओके। तो इस प्रकार का एक्सचेंज था, वस्तु के बदले वस्तु, गाय के बदले ऊंट ले लिया, भैंस के बदले घोड़ा ले लिया, इस प्रकार का सिस्टम था। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये थी कि दिक्कत क्या थी, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। वांट्स, आपको जो चीज चाहिए उसका संयोग होना बड़ा मुश्किल था। जैसे एक साइड आया है गाय वाला, दूसरी साइड हॉर्स वाला, ये कैमल वाला, ये व्हीट वाला, ये राइस वाला। आपको क्या चाहिए, व्हीट वाले को चाहिए, लेट्स से इट्स अ काउ, इट्स अ कैमल, ओके। इसको क्या चाहिए, कैमल। वो बोलेगा व्हीट ले ले और कैमल मुझे दे दे। कैमल वाला बोला भाई मैं तो व्हीट खरीदने ही नहीं आया हूं, मैं तो गाय लूंगा। तो आप गाय लोगे और गाय वाला कह रहा है मैं तो ऊंट के बदले गाय देने नहीं आया हूं, मुझे तो राइस लेना है। और राइस वाला बोल रहा है मैं तो गाय क्यों लूं भाई, मुझे गाय नहीं लेनी है, मुझे तो हॉर्स लेना है। हॉर्स वाला बोल रहा है कि मुझे तो ऊंट लेना है। ऊंट वाला बोल रहा है मुझे तो घोड़ा लेना ही नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार का सिस्टम हो जाता था। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, उसकी कमी थी, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। लेवल ऑफ नेशनल इनकम कैन नॉट बी एस्टिमेटेड। कैसे कहते हैं कितनी है आपके देश की इनकम, तो बताते हैं कि हमारे 5000 एलिफेंट्स हैं, 600 कैमल्स हैं, 6 लाख काउस हैं। दैट वाज नॉट नेशनल इनकम। तो हम लेवल ऑफ नेशनल इनकम को एस्टिमेट करना बड़ा मुश्किल था, राइट। किस प्रकार से करते हैं, स्टोर ऑफ वैल्यू, ये भी बड़ा मुश्किल था। स्टोर ऑफ वैल्यू, वैल्यू को आप कैसे स्टोर करते हैं, अभी तो आप मतलब उसको बैंक में जमा करवा देते हो, नोट आपके खराब नहीं हो सकते। अगर आपने टोमेटो बो लिए और पूरे खेत में टोमेटो हो गए तो आप उसको स्टोर कर कैसे कर सकते उस समय में, सिचुएशन बड़ी डिफिकल्ट थी, कोल्ड स्टोरेज भी नहीं थे, राइट। तो वो तो सड़ जाता। तो स्टोर ऑफ वैल्यू बड़ा मुश्किल था। आज तो टोमेटो तुरंत मार्केट में लाए, बेचे और उससे जो पैसा हुआ उसको 4 साल तक अपनी मतलब बॉक्स में रख दो, खराब नहीं होने वाले। ऐसे नहीं कि नोट सड़ गए, राइट, नोट कभी सड़ते नहीं। तो इस प्रकार का सिस्टम था। दूसरा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, लैक ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज की बड़ी कमी थी, ये प्रॉब्लम थी। इसकी वजह से बार्टर सिस्टम की जगह दूसरा सिस्टम आया। धीरे धीरे मनी का इन्वेंशन हुआ, मनी की डिस्कवरी हुई, पैसे की डिस्कवरी हुई। और आज की इकोनॉमी में जो पैसा आ रहा है वो 90s सेंचुरी तक, 1970s में लगभग सभी देशों के पास कागज की मुद्रा भी आ गई। तो इस प्रकार से धीरे धीरे मनी सिस्टम में हम चले आए, ठीक है। तो अभी का जो एक्सचेंज वाला सिस्टम है वो किस प्रकार का है, CMC, यानी फार्मर्स मार्केट में क्या लेके जाते हैं, कमोडिटी बेचकर मनी ले आते हैं और जाते वक्त गांव में अपने रिक्विजिट्स जो रिक्वायर्ड सामग्री होती है उसको लेकर वापस चले जाते हैं, CMC, ठीक है। दूसरा, शॉपकीपर वाला सर्किट, MCM, मनी लेके मार्केट जाता है, वहां से कमोडिटी खरीदता है, अपनी दुकान में रख के वापस बेचकर मनी कमा लेता है शॉपकीपर।
उसके बाद ब्याज वाला साहूकार, बैंक वगैरह ये क्या करते हैं, मनी देते हैं, इंटरेस्ट में भी मनी लेते हैं और फाइनली आपसे वापस भी क्या लेंगे, पूरा लोन की रिकवरी होगी, वो भी मनी फॉर्म में होगी, राइट। तो ये अभी वाले सिस्टम इस प्रकार के, ये आपका मनी वाला बैंकिंग सिस्टम है, इसमें इस प्रकार का सिस्टम हो रहा है। शॉपकीपर, दुकान वाला, प्रोडक्शन मान सकते हो ये, और जो मतलब ये जो प्राइमरी प्रोडक्शन हुआ ये, उसके बाद जो प्रोडक्शन हो गया वो मार्केट में आ गया, शॉपकीपर्स वगैरह उसको खरीदेंगे और वापस बेचेंगे, रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो वो ये सिस्टम है, ओके। और तीसरा सिस्टम ये सिर्फ मनी 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 में होता है, दैट इज बैंकिंग सिस्टम। जिस प्रकार से हमने कल पढ़ा था ना, जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम किस प्रकार से होता है, तो ये देख लो यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन काम आए, ओके। और यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज की बिक्री हुई है, ओके। यहाँ पे सिर्फ बैंकिंग सेक्टर है, इसका काम हुआ है, जैसे हम टू सेक्टरल मॉडल में देखे थे कल, तो ये इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड हियर ऑल्सो, ये भी आप देख सकते हैं, राइट। तो ये सिस्टम रहा एलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एलोकेशन यानी विमेन एम्पावरमेंट के लिए सरकार ने सपोज करो 20,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है, दैट इज एलोकेशन। उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इतना आंगनबाड़ी में, इतना महिला और बाल विकास के लिए, इतना महिलाओं की सुरक्षा के लिए, इतना महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए, इतना ये, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है ना। जैसे जेंडर बेस्ड बजट है, इसकी शुरुआत भारत में 2005-06 से हुई थी। ये कंसंट्रेट करता है बेसिकली महिलाओं पर, तो महिलाओं के लिए उसके लिए एक एलोकेशन होता है, उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, दैट इज एलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। सो ये था। तो व्हाट इज फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स? ब्रांच ऑफ सोशल साइंसेस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, कंजप्शन, एक्सचेंज, एलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज व्हाट, दैट इज इकोनॉमिक्स। तो हालांकि ये वीडियो तो छोटा रहा है, तो इसके लिए ये बेसिकली डेफिनेशन या शुरुआती वीडियो आपके लिए मान सकते हो, और इसको अच्छे से देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब बढ़ाइए, आपका फ़ायदा है, ठीक है। और जो हम कल की क्लास करेंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमीज़। इकोनॉमीज़ को आप किस प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हो। अभी जो वर्ल्ड बैंक के डेटा आए हैं, इनकम बेस पर इकोनॉमी का जो क्लासिफिकेशन होता है, उसकी भी हम कल बात करने वाले हैं। और भारतीय अर्थव्यवस्था किस किस प्रकार की है, जैसे हमने जनरली यही सुना है कि मिक्स्ड इकोनॉमी, क्या मिक्स्ड इकोनॉमी के अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था किसी और प्रकार की नहीं है? बिल्कुल है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे कल। इसके बाद मुझे कुछ रिक्वेस्ट आई है कुछ स्टूडेंट्स की कि सर 5 ईयर प्लान्स है उसको थोड़ा सा पढ़ाइए, SI का एग्ज़ाम है राजस्थान में 13 तारीख को, 13 से 15 को होने वाला है, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मैं जल्दी से जल्दी आपको कल देने की कोशिश में रहूँगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी अटेंटिवली, थैंक यू।